नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें कि प्योंगयांग पे कब्जे के बाद इंडियन आर्मी पूरी तरीके से आक्रामक है। इसी पर इसको देखते हुए चीन ने एक बार फिर से आखिरकार स्वीकारा है कि गालवान घाटी में हुई झड़प में उनके सैनिक मारे गए थे। बड़े पैमाने पर हुई थी कैजुअलिटी। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आखिरकार चीन को यह स्वीकार करना पड़ा। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें हिंद महासागर में घुसा दिया चीनी ने अपना पोत और भारतीय नौसेनाओं ने चारों तरफ से घेर लिया है। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है, आखिर दुम दबाकर भागना पड़ा चीन को। जी हां, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो वहीं तीसरी बड़ी खबर, चीन से तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को किया फोन। चली लंबी बातचीत, चीन से आर पार का हो सकता है कभी भी ऐलान। तो वहीं चौथी बड़ी खबर आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति से बातचीत के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विदेश मंत्रियों के साथ तमाम सेना के अध्यक्षों के साथ बैठक होने जा रही है, हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है। वहीं ओली को दिया, नेपाल को दिया चीन ने बड़ा झटका, जरूरी सामानों पर भी लगा दिया प्रतिबंध। बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारत ने एक बार फिर से स्ट्राइक किया है, कालिंदी अटैक। इंपोर्ट एलईडी सामानों पर जोरदार झटका, पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। टकराहट बढ़ने की स्थिति में भारत सरकार एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। तो वहीं आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल के आ रही है, सारंग तोप को लगा दिया गया है लद्दाख में। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। तो सब कुछ के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल देश कोविड-19 को हराएगा, बल्कि देश के दुश्मनों को और चीन के घर में घुसकर मुंहतोड़ जवाब देने में हमारी इंडियन आर्मी पूरी तरीके से सक्षम है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें चीन से पहली बार स्वीकारा, गालवान घाटी में हुई झड़प में मारे गए थे हमारे फौजी। कैजुअलिटी इधर से भी हुई थी। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि भारत में प्योंगयांग पे कब्जे के बाद भारत द्वारा सेनाएं पूरी तरीके से आक्रामक हैं। और इस बीच भारत और चीन के बीच मई की शुरुआत से ही सीमा विवाद जारी है, लेकिन तीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहा। इस बीच आपको बता दें कि भारतीय सेनाओं के जवाब में उसे मुंहतोड़ जवाब मिला है। इस बीच चीन ने आखिरकार पहली बार स्वीकार किया कि गालवान घाटी की झड़प में उनके सैनिकों की भी मौत हुई थी। इससे पहले तक चीन इस बात को मानने से इनकार कर रहा था। आखिरकार चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने माना है कि गालवान घाटी में चीन की सेना को नुकसान पहुंचाया था और कुछ जवानों की जान भी गई थी। अखबार के प्रधान संपादक हु सुइन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को ट्विटर के जरिए लिखा था। तो ये अपने आप में बड़ी खबर, पहली बार आखिरकार चीन को स्वीकार करना पड़ा है कि चीन को भी काफी ज्यादा नुकसान थी। तो दूसरी तरफ एलएसी पर हमारी सेनाएं अभी भी आक्रामक मोड में है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि हिंद महासागर में चीन ने घुसा दी अपनी पोत। भारतीय नौसेनाओं ने चारों तरफ से घेरा, निगरानी से साथ साथ घेरने का साथ ही दुम दबाकर भागा चीनी युद्धपोत। जी हां, आपको बता दें कि बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सीमा पर तनाव के दौरान पिछले महीने हिंद महासागर क्षेत्र में चीन ने एक युद्धपोत घुसा दिया था। भारतीय नौसेना ने लगातार चारों तरफ से घेराबंदी की, जिसके बाद आखिरकार चीन के इस युद्धपोत को दुम दबाकर भागना पड़ा। शायद चीन ये जानना चाहता था कि क्या इस कब एरिया में भारतीय नौसैनिकों की कब्जे हैं, भारतीय नौसैनिकों का दबदबा है, या भारतीय नौसैनिक इधर रहते हैं या फिर नहीं। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही भारतीय नौसेना में तो हिंद महासागर में चीनी युद्धपोत घुसते ही चारों तरफ से नौसैनिकों ने घेर लिया और हमारे नेवी के सैनिकों ने पूरी तरीके से घेरने के बाद आखिरकार चीन को दुम दबाकर पीछे भागना पड़ा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि चीन से तनाव के बीच देश के प्रधानमंत्री मोदी से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया फोन के जरिए हुई बातचीत। लंबी बातचीत चली है। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया है। विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक भागीदारी की मजबूती बनाने के बाद दोहराते हुए दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दे पर बात की। पुतिन और मोदी ने इस बात पर खुशी भी जाहिर की है कि कोविड-19 के बावजूद दोनों देशों में संवाद बना। मोदी और पुतिन में यह बातचीत ऐसे समय पर हुई है जब भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव चरम पर है। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि दोनों नेताओं में चीन को लेकर भी कुछ बातचीत हुई या फिर नहीं, लेकिन टाइमिंग को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने देश के रिश्तों की मजबूती में व्यक्तिगत प्रतिबद्धता को लेकर शुक्रिया कहा है। पीएम ने पुतिन को द्विपक्षीय बातचीत के लिए भारत आने का न्योता भी दिया है। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि दोनों देश इस बातचीत के लिए तारीख भी तय कर रहे हैं। पीएम ने पुतिन को एससीओ और ब्रिक्स सम्मेलन की सफलता
सफलतापूर्वक मेजबानी के लिए भी धन्यवाद दिया है। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हालांकि चीन पर बातचीत जो हुई है वो उसको सार्वजनिक करने से विदेश मंत्रालय ने इनकार किया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति की बातचीत और भारत की आक्रामकता संसद से मुहर के बाद एक बार फिर से हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत तमाम थल सेना, वायुसेना, नौसेना के अध्यक्ष भी शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। लद्दाख में जारी सीमा विवाद और गोलीबारी की घटना के बाद से भारत और चीन के बीच लगातार तनाव चरम पर है। वहीं शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रमुख लोग शुक्रवार को वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर जारी तनाव के बीच आगे की रणनीति को लेकर चर्चा कर रहे हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सीमा पर बनी स्थिति को लेकर चर्चा करने के लिए सैन्य अधिकारियों सहित शीर्ष राजनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रमुख लोग आज बैठक करने वाले हैं। आपको बता दें कि उन्होंने बताया है कि इस बैठक में वह वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए होंगे और वर्तमान में वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व के साथ मिलकर सीमा पर बनी स्थिति को लेकर एक बार फिर से अंतिम रूप दिया जा सकता है। आपको बता दें कि चीन को पूरी तरीके से मुंहतोड़ जवाब देने का मास्टर प्लान भारत ने तैयार कर लिया है। यही कारण है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद से अप्रूवल भी ले लिया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि ओली के प्रिय चीन ने बंद किया बॉर्डर, जरूरी सामानों के लिए फिर से तरसेगा नेपाल। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के प्रिय चीन ने जनवरी से ही 2 बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद किया हुआ। इस कारण पिछले 8-9 महीने से चीन के रास्ते नेपाल आने वाले जरूरी उपकरणों, दवा, मशीनरी सहित कई सामान बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। भारत से रिश्तों से आए तनाव के कारण नेपाल ने जरूरी वस्तुओं के आयात के लिए चीन की मदद मांगी थी, लेकिन ओली को यह नहीं पता था कि उनका दोस्त चीन ऐन मौके पर धोखा देता है और अब नेपाल ने जरूरी वस्तुओं को किल्लत होने की अंदेशा जताया जा रहा है। चीन और नेपाल ने द्विपक्षीय व्यापार के लिए रासुका, गड़ी, करुंगड़ा और तोतापानी खासा में बॉर्डर चेक पोस्ट का निर्माण किया था। इस रास्ते में नेपाल में दवाइयाँ, आवश्यक खाद्य पदार्थ और जरूरी साजो सामान की सप्लाई होती है, लेकिन चीन ने कोरोना वायरस के संक्रमण का बहाना बनाकर जनवरी से ही इन दोनों चेकपोस्ट को बंद कर दिया था। नेपाल सरकार के बार बार अनुरोध के बावजूद चीन इस रास्तों को खोलने पर राजी नहीं हुआ है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि नेपाल पर भी शिकंजा चीन का जारी है, लेकिन इसके बावजूद नेपाली के PM के दिमाग नहीं खुल रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि भारत ने एक बार फिर से कसा शिकंजा चीन पर। चीन की एक और क्वालिटी अटैक, इंपोर्ट LED सामानों पर जोरदार झटका। आपको बता दें कि भारत ने चीन को एक और सबक सिखाने की तैयारी कर ली है और अब देश में इंपोर्ट होने वाले सभी LED उत्पादकों की जांच होगी। भारत सरकार ने चीन से होने वाले इंपोर्ट पर तमाम तरीके के लगाम लगाने शुरू कर दिए हैं और ये उसी दिशा में उठाया गया मोदी सरकार का एक सख्त कदम है। वाणिज्यिक मंत्रालय के तहत आने वाले BIS ने देश के बड़े बंदरगाह जैसे कांडला, पारादीप, कोच्चि, मुंबई जैसे पोर्ट पर इंपोर्ट होने वाले LED प्रोजेक्ट के जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी DGFT ने एक नोटिफिकेशन भी जारी करके इसके मुताबिक बड़ी बातें कही हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब क्वालिटी अटैक के बीच बात करें तो इंपोर्ट हो रहे कंसाइनमेंट या मॉल में से किसी भी तरीके की सैंपल को रैंडम या अनियमित तरीके से जांच की जाएगी। ऐसे नमूनों की जांच के लिए भारत मानक ब्यूरो BIS की लैब्स में भेजा जाएगा और फेल होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही यानी चीन पर शिकंजा कसने के लिए मोदी सरकार का नया प्लान है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। भारत से तनातनी के बीच बड़ी चीन सेना की ताकत, अंधेरे में भी सटीक निशाना लगाने में सक्षम है सारंग तोप। जी आपको बता दें कि LAC पर तैनात होने जा रहा है सारंग तोप। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है देसी सारंग तोप। आपको बता दें कि देश की उन्नत तोपों में शामिल सारंग अब सेना के हवाले कर दी गई है। जबलपुर की व्हीकल फैक्ट्री से 3 सारंग तोपों को शुक्रवार को फ्लॉन्गिंग सेरेमनी में सेना के हवाले कर दिया गया है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक जल्द ही ये तोप सरहद पर तैनात होने जा रही हैं। गौरतलब है कि देश की सबसे ताकतवर तोप धनुष के बाद उन्नत तोपों में गिना जाने वाला सारंग तोप का ही नाम है। इसकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर की है। आपको बता दें कि अपग्रेड होने के बाद ये अंधेरे में सबसे सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। इसका बैरल 155 mm 45 कैलिबर का है। खास बात यह है कि लंबे समय से इसका परीक्षण भी जबलपुर के LPR रेंज में किया जा रहा था और इसका निर्माण व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर समेत गन फैक्ट्री जबलपुर में भी जारी है। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि चीन से तनातनी के बीच सारंग तोप को LAC पर लगाने के ऐलान के बीच चीन की हवाइयां छूट गई हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर आपको बता दें कि भारत में चीन विरोधी माहौल ने चाइनीज बिजनेस की तोड़ी कमर, मोदी सरकार ने दिया बड़ा सबूत। दरअसल आपको बता दें कि चाइनीज की चालबाजियों की वजह से पहले ही भारत
इसमें उसके खिलाफ धारणा बननी शुरू हो गई थी, लेकिन उसे अब बल तब मिलना शुरू हो गया जब कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण से बॉर्डर विवाद ने भारत में चीन के खिलाफ गुस्सा और बढ़ा दिया है। लोग तेजी से गैर जरूरी चाइनीज चीज़ों को छोड़ रहे हैं ताकि उसे आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाया जा सके। आंकड़ों में इस माहौल का चीन पर साफ तरीके से नकारात्मक असर भी पड़ता नजर आ रहा है। पिछले 3 साल में चाइनीज सामानों का इंपोर्ट हमने लगातार घटाया है। इसमें 1 साल में काफ़ी तेज़ी आ गई है, लेकिन आपको बता दें कि इस साल जिस तरीके से इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट में सबसे ज़्यादा गिरावट हुई अब तक की, यानी भारत के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट चीन से हुई है। ऐसे में चीनी सामानों के बहिष्कार का ये एक झलक दिख रहा है कि इस साल चीन से आयात की गई सामानों में बेहद ही कमी आई है। ऐसे में अगर यही हालात रहें तो चीन कहीं ना कहीं टकराकर, भारत से टकराकर स्वयं में खड़े होने, यानी स्वयं में खड़ा होना सिखा देगा अपने पैरों पर। और जो हम सारे के सारे वस्तुओं सामानों को चीन से लेने पर निर्भर हैं और अब फिर सीधा सीधा हम भारत में बनाने लगेंगे, तो इसके लिए भी चीन का धन्यवाद देंगे आने वाले समय में, क्योंकि अब सारे के सारे वस्तुएं चीन से बायकॉट होने लगी है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर यूपी विधानसभा उपचुनाव में 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी बसपा। जी हाँ, आपको बता दें कि विधानसभा उपचुनाव में बसपा 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उम्मीदवारों का चयन करने और उनके नामों की घोषणा करने की जिम्मेदारी सेक्टर प्रभारी की है। आपको बता दें कि उपचुनाव के लिए खाली हुई सीटों में 6 भाजपा की हैं, 2 सपा की हैं, लेकिन इस बीच मीडिया रिपोर्ट की मानते हैं तो बहुजन समाज पार्टी ने ऐलान करते हुए इस बार उपचुनाव के सीटों पर, तमाम 8 सीटों पर उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया। दरअसल आपको बता दें ये दोस्तों, उपचुनाव में फिलहाल मायावती कभी उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारती थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि मायावती ने अपने प्रत्याशियों को उपचुनाव में उतार कर एक बड़ा गेम पलट दिया है और इस तरीके से कहीं ना कहीं सीधा सपा और कांग्रेस को डैमेज करेगा। क्योंकि अगर बात करें दोस्तों कि अगर बात करें हम समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस की, तो यूपी में उपचुनाव में ताकत आजमाने के बीच वोटों का विभाजन होगा। ऐसे में बीजेपी को सीधा फायदा होने वाला है और योगी की नेतृत्व में एक बार फिर से 8 में से 8 की 8 सीटें उपचुनाव में जीतने वाली हैं। और अगर आप भी मानते हैं कि उपचुनाव में 8 सीटें बीजेपी के खाते में जाने वाली हैं तो कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, यूपी में बेरोजगारों को लेकर सड़कों पर उतरे युवा को देखते ही एक्शन में योगी सरकार, भर्ती शुरू करने का दिया तत्काल आदेश। बेरोजगारी को लेकर सड़कों पर उतरे युवाओं की मुहिम का योगी सरकार पर असर पड़ता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लोक भवन के अफसरों के साथ बैठक की है और सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों का ब्यौरा मांगा है और 21 सितंबर को सभी भर्ती आयोगों की बैठक भी बुलाई गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से भर्तियां खाली हुई हैं, जिस तरीके से पदे खाली हो गए, ऐसे में योगी सरकार का कहना है स्पष्ट तरीके से ऐसे सारे के सारे पदों को भरा जाना चाहिए और जितने भी पद खाली हैं उसकी एक सूची बनाई जानी चाहिए और उन सब पदों को तत्काल भर्ती होगी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले। तो योगी सरकार का एक बड़ा तोहफा युवाओं के लिए है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि हरसिमरत कौर जो बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री थी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस्तीफे को मंजूर किया। नरेंद्र तोमर को मिल गया अतिरिक्त प्रभार। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को शिरोमणि अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से पेश 2 कृषि विधेयकों को किसान विरोधी ठहराते हुए उन्होंने गुरुवार को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि इस्तीफे देने के बाद फिलहाल हरसिमरत कौर को लगता था कि बीजेपी सरकार अपने किसान समर्थित पक्ष से पीछे हट जाएगी, यानी जो किसानों के हित में है मोदी सरकार करेगी और उस चीज को उन्होंने पीएम मोदी ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया कि चाहे कोई कैबिनेट मंत्री इस्तीफा दे दे या फिर कोई बना रहे, जो जनता के हित में होगा वो काम होगा। और मामला राष्ट्रपति के पास पहुंचा, तत्काल उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। वो साइडलाइन हो गई, मोदी सरकार ने अपना कैबिनेट में बिल भी पास हो गया संसद में। अब ये कानून बनने जा रहा है और किसानों को सीधा लाभ मिलने जा रहा है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। यूपी में बढ़ते लव जिहाद व धर्मांतरण मामले में योगी सरकार सख्त लेने जा रही है बड़ा फैसला। दरअसल यूपी में लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले दिन ब दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश के 8 राज्यों की तरह यूपी की योगी सरकार जल्द धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की तैयारी में है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया है कि इस सिलसिले में अन्य राज्यों में लागू अधिनियमों का परीक्षण किया जा रहा है और नए अध्यादेशों उसी की तर्ज पर आएंगे। आपको बता दें कि इसके लिए जल्द प्रस्ताव तैयार होगा और
और फिर इसे शासन की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड फिलहाल धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हो चुका है। और बस यूपी की जोगी सरकार भी धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने जा रही है। ऐसे में आने वाले समय में अगर धर्मांतरण हुआ तो योगी सरकार का डंडा और हथौड़ा सब कुछ चलेगा। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, सुशांत सुसाइड केस के मामले में एनसीबी का बड़ा एक्शन, राहिल विश्राम गिरफ्तार किया गया। जी हाँ, आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता सुशांत सुसाइड केस के मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही है एनसीबी की टीम पूरे एक्शन में दिख रही है। इस एक्शन में रिया चक्रवर्ती, भाई सौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा समेत कई लोगों पर शिकंजा कसने के लिए एनसीबी लगातार छापेमारी कर रही है। और इसी के तहत एनसीबी ने कार्रवाई करते हुए फिलहाल हिमाचल प्रदेश के एक पेडलर सहित साहिल विश्राम को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि एक किलो चरस के साथ भी पकड़ा है एनसीबी ने। उसके पास से 4.5 लाख रुपए का नगदी भी जब्त किया है। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। तो आपको बता दें कि फिलहाल जिस तरीके से ये लगातार मामले एक के बाद एक निकल के आ रहे हैं, एनसीबी की रडार में कई पेडलर सामने आ रहे हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर आपको बता दें कि गूगल ने प्ले स्टोर से हटाया पेटीएम को। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल गूगल ने प्ले स्टोर से पेटीएम ऐप को हटा दिया है। अब पॉलिसी उल्लंघन का हवाला देते हुए गूगल ने प्ले स्टोर से हटाया है। गूगल ने कहा है कि वो खेलों में सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले ऐप की इजाज़त नहीं देते हैं और वो ऐसे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा। गूगल के फैसले के बाद पेटीएम ने ट्वीट करके कहा है कि गूगल के प्ले स्टोर पर पेटीएम एंड्रॉयड ऐप नए डाउनलोड या अपडेट के लिए अस्थायी रूप से अनुपलब्ध हैं। ये बहुत जल्द वापस आ जाएगा। आपके सभी पैसे पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और आप अपने पेटीएम को ऐप को सामान्य रूप से जारी रख सकते हैं। तो ये पेटीएम ने बड़ी बातें एक जानकारी दी है, लेकिन यहाँ पर गूगल ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि हम सट्टेबाजी को बढ़ावा नहीं देते हैं। ये बड़ी खबर। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि मां का दूध वाले बयान पर चौतरफा घिरे चंपतराय। हनुमानगढ़ी में हुआ बुद्धि शुद्धि का यज्ञ। जी हाँ, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है और अयोध्या के साधु संत और चंपत राय के बीच अनबन बढ़ती जा रही है। चंपत राय के बयान से नाराज साधु संतों ने उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए मशहूर हनुमानगढ़ी मंदिर में यज्ञ किया है। संतों का कहना है कि बजरंगबली से प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर ने उन्हें सद्बुद्धि दी। आपको बता दें कि पालघर में साधुओं की हत्या और कंगना रनौत के मामले को लेकर संतों ने उद्धव सरकार को अयोध्या में न घुसने की चेतावनी दी थी। इसी पर चंपत राय ने उद्धव के समर्थन में उतरते हुए कहा था कि किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है जो उद्धव ठाकरे को अयोध्या में आने से रोक देगा। और बस इसी को देखते हुए साधु संतों में जबरदस्त नाराजगी है। उन्होंने कहा है कि चंपत राय से पूछा है कि चंपत राय साहब, जब 2 साधुओं की नृशंस हत्या हुई थी तब आपने क्या उद्धव से सवाल पूछे थे, या फिर उद्धव ने आपको क्या दे दिया है जो इस तरीके से आप उद्धव का समर्थन कर रहे हैं बेवजह। अगर आप उद्धव का समर्थन करते हैं तो आप तत्काल इस्तीफा दे दीजिए राम मंदिर ट्रस्ट से। तो इस तरीके का विरोध तेजी के साथ होने लगे हैं। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। कृषि बिल के विरोध के बीच प्रधानमंत्री मोदी बिचौलियों का साथ दे रहे कुछ लोगों पर भड़के, बोले किसान इनसे सतर्क रहें। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को बिहार में एक पुल समेत 12 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान एक संबोधन में पीएम मोदी ने कृषि बिल पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा है कि कुछ लोग बिचौलियों का साथ देना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जितना काम किसानों के लिए कभी नहीं हुआ था वो इन 6 सालों में हुआ है। मौजूदा विधेयकों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा है कि इनमें किसान सभी बंधनों से मुक्त हो जाएगा और अपनी फसल खुद उगाकर अपनी कमाई बढ़ाएगा। तो पीएम मोदी ने किसानों के हित में बातें की और विपक्षियों को भी लपेटा। तो दोस्तों फिलहाल आज की बड़ी खबर उतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।